हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्णादत्त कश्यप पर। और मैं नितिन आपके लिए लेकर आया हूँ एक और फिर बेहतरीन क्लास फंडामेंटल राइट्स की। जैसा कि हम पिछले कुछ क्लासों से 4-5 क्लासों से फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 19 तक पढ़ लिया है। यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक हमने पढ़ ली हैं चीज़ें। और उसमें हमने चीज़ें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं वाक और अभिव्यक्ति की, वो क्या क्या चीज़ें हैं और उन पर क्या क्या निर्बंधन लगाए गए हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो चलिए अब हम आगे की क्लास अब कंटिन्यू करते हैं और उससे आगे की बातें देखते हैं कि क्या चीज़ें कौन सी चीज़ें हमें अभी स्टार्ट करने हैं आर्टिकल 20 से। ठीक है, चलिए। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था आर्टिकल लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 में क्या बातें पढ़ी थी? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ी थी, संघ बनाने का अधिकार पढ़ा था, जुलूस निकालने का अधिकार पढ़ा था, भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार पढ़ा था, कहीं भी रहने का या निवास का अधिकार पढ़ा था। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक चीजें और पढ़ी थी कि अ, ये जो आपकी स्वतंत्रता है उन पर कुछ ना कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अगर आपका उस संबंध में कुछ डाउट हो तो अपना कमेंट्स कर देना डाउट, उसके बाद हम आपका सॉल्यूशन करेंगे और अब आगे की बातें देखते हैं। चलिए आर्टिकल 20 से। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल 20 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्टिकल 20। अब देखो ये जो आर्टिकल 20 है इसके अंदर जो बात लिखी गई है, इसके अंदर बात लिखी गई है अपराधों से दोष सिद्धि में संरक्षण। के अंदर क्या लिखा गया है? अपराधों से दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराधों से दोष सिद्धि में संरक्षण। ठीक है। तो ये बात इसमें लिखी गई है अपराधों से दोष सिद्धि में संरक्षण। अब ये जो बात लिखी गई है इसमें इसमें तीन बातें बताई गई हैं। आर्टिकल जो 20 है इसके तीन क्लोज हैं। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा आर्टिकल 20 है इसके तीन क्लोज है। पहला क्लोज क्या है? आर्टिकल 20 का क्लोज 1। पहला क्लोज हमारा आर्टिकल 20 का क्लोज 1, ये वाला। अब देखो इसमें सारी बात अपराधों के संबंध में और उस दोष सिद्धि के संबंध में क्या क्या संरक्षण दिया गया है वो सारी बात बताई गई है। चलो, पहली बात जो बताई गई है आर्टिकल 20 के क्लोज 1 में, पूर्व तिथि। पहली बात जो बताई गई है कि पूर्व तिथि से कोई कानून घोषित नहीं हो सकता। पूर्व तिथि कोई कानून पूर्व तिथि कोई कानून घोषित नहीं होगा। अब पहली बात ये बता दे कि इसमें पूर्व तिथि के कोई भी कानून क्या होगा? घोषित नहीं होगा। अब इसका मतलब ये है कि यानी कि जिस समय व्यक्ति ने अपराध करा है और उस समय अपराध करते समय जो भी सजा तय थी उस तय सजा के अनुसार ही सजा मिलेगी। ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका स्पष्टीकरण करूं, इस वाली बात का स्पष्टीकरण मैं अगर आपको बताऊं, स्पष्टीकरण, तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा? इसका स्पष्टीकरण होगा कि सॉरी, इसका स्पष्टीकरण होगा कि अपराध के समय अपराध के समय तय सजा से अधिक सजा नहीं मिलेगी। अपराध के समय तय सजा से अधिक सजा नहीं मिलेगी। अधिक सजा नहीं मिलेगी, ये इसका स्पष्टीकरण है। इसका आर्टिकल 20 के क्लोज 1 का। देखो, आर्टिकल 20 का क्लोज 1 क्या कह रहा है कि पूर्व तिथि कोई कानून घोषित नहीं होगा।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, यानी कि उसने अपराध तो करा है आज, यानी कि कोई ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति ने आज अपराध कर दिया यहाँ पर। अब इस ए व्यक्ति को इस अपराध को करने के लिए, एक्स अपराध को करने के लिए इसे 6 महीने की सजा है आज के दिन में, और सजा सुनाई गई है, यानी मान लो कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, और 2 दिन बाद या 4 दिन बाद क्या होगा कि ये सजा क्या होगी, 6 महीने से बढ़कर 12 महीने होगी। तो लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होनी है कि जिस समय व्यक्ति ने अपराध करा है, यानी यहाँ पर एक्स ने जो भी अपराध करा है, और उस समय अपराध के समय जितनी भी सजा तय थी उतनी ही सजा दी जाएगी। ठीक है, यानी कि तय सजा से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। ये बात बता रहा हमारा आर्टिकल 20 का क्लोज 1। ठीक है, बात समझ में आ गई पहली बात। चलो अब इसका आर्टिकल जो 20 है इसका क्लोज सेकंड की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 20 का क्लोज सेकंड ये क्या कह रहा है? आर्टिकल 20 और इसका क्लोज सेकंड ये क्या कह रहा है? एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध कराया है तो उसे एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा उसे नहीं मिलेगी, उसे 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात लिखी गई है हमारी आर्टिकल 20 का क्लोज सेकंड। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ लिखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आर्टिकल 20 और इसका क्लोज थर्ड यानी 3। अब आर्टिकल 20 है, इसका क्लोज थर्ड में क्या बात बताई गई है? इसमें बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे फिल्मों में देखते हो ना कि फिल्मों में कोई मुजरिम है, उसने चाहे जुर्म ना करा हो लेकिन उसे क्या है, जबरदस्ती क्या करवाएंगे कि भाई गवाही दे, तैने ये अपराध करा है, कबूल कर। तो ऐसा नहीं करवाना है, यानी कि कोई व्यक्ति है उसे अपराध के लिए, गवाही के लिए मजबूर नहीं करा जाएगा, उसे कबूल नहीं करवाया जाएगा, यानी कि जबरदस्ती नहीं की जाएगी, बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी इसके अंदर क्या बात लिखनी है हमें? किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 बातें लिखी गई हैं इसके अंदर आर्टिकल 20 के क्लोज थर्ड के अंदर। तो हमने जो आर्टिकल 20 पढ़ा है, तो आर्टिकल 20 में क्या बात बताई गई है? आर्टिकल 20 में बात बताई गई है अपराधों से दो सिद्धि में संरक्षण। तो इसमें तीन क्लोज, आर्टिकल 20 का क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3, और तीनों क्लोज की हमने बात देख ली है। यानी कि पहले क्लोज में क्या बात बताई गई है? पहले क्लोज में बात बताई गई है कि अपराध के समय तय सजा से अधिक सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरे में क्या बात बताई गई है? दूसरे में बात बताई गई है कि एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरे क्लोज में क्या बात बताई गई है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे के आर्टिकल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आर्टिकल 21। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। आर्टिकल 21, अभी जो आर्टिकल 21 है इसमें क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, ये किस में बात बताई गई है? आर्टिकल 21 में बताई गई है। अब ये जो आर्टिकल 21 है, इस आर्टिकल 21 में क्या है, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। जैसे बहुत सारे अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे इसके अंदर एक एक अधिकार है जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा अधिकार क्या है और क्या होगा इसके अंदर? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। और इसके अंदर क्या हो सकता है? निजता का अधिकार, निजता मतलब प्राइवेसी का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। और क्या हो सकता है इसके अंदर? और है इसके अंदर सोने का अधिकार, सोने का अधिकार, सोने का अधिकार मतलब राइट टू स्लीप, आपको सोने का अधिकार भी कहा है, एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके अंदर? निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है। और इसके अंदर अधिकार है विधिक सहायता पाने का अधिकार, विधिक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। और कौन कौन से अधिकार इसके अंदर है? और भी अधिकार शामिल हैं, जैसे अ, और भी इसके अंदर अधिकार शामिल हैं, जैसे एक अधिकार है इसमें मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। तो एक अधिकार ये शामिल है मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। तो इतने सारे अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल हैं। ये सारे अधिकार आपको क्या है, मिले हुए हैं। तो इन सारे अधिकारों के बारे में जानकारी रखनी है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार तुम्हें है। और अधिकार क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? अधिकार भी देख लो, एक अधिकार और स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार। यानी कि ये तमाम अधिकार क्या है? तमाम अधिकार आपकी जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको दिए गए हैं, ठीक है। जीवन जीने की स्वतंत्रता है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, निजता का अधिकार है, सोने का अधिकार है, मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, ठीक है, स्वच्छ जल का अधिकार है, विधिक सहायता पाने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार आपके आर्टिकल 21 के अनुसार दिए गए हैं। और आर्टिकल 21 के अनुसार आपको इतने सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो एक व्यक्ति के लिए या भारत के नागरिक के लिए आवश्यक हैं या जरूरी है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 क्या कह रहा है हमारा? आर्टिकल 21 कह रहा है हमारा जीवन जीने की स्वतंत्रता होगी। चलो, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये बात तो कह रहा है आर्टिकल 21। लेकिन एक स्वतंत्रता गलत, जीवन जीने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है, ये बात तो कह रहा है आर्टिकल 21। लेकिन मुद्दा ये उठा था कि जैसे हमारा संविधान जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा है, क्या ठीक वैसे ही हमारा संविधान मरने का अधिकार भी दे रहा है? अब ये बात कहाँ पहुंच गई है? कोर्ट में पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इसके संबंध में केस हुए हैं। तो एक हम हेडिंग डालेंगे, क्या संविधान मरने का अधिकार भी देता है? और अभी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इस बात पे, क्या
संविधान, क्या संविधान मरने का अधिकार भी देता है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या संविधान हमारा मरने का अधिकार भी दे रहा है। तो बहुत सारे केस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसों में अलग अलग फैसले सुनाए हैं। देखो, जैसे हम सबसे पहला केस देखेंगे, एक केस हुआ था इस संविधान को मरने के ऊपर अधिकार के ऊपर। पहला केस हुआ था महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुबल केस। महाराष्ट्र राज्य वर्सेस पति दुबल वाद। इस वाद में सबसे पहले ये मुद्दा सामने उठ कर आया है, यानी कि इस वाद में मुद्दा उठ कर ऐसे सामने आया है कि इसमें सबसे पहले डिबेट ये चली थी कि क्या संविधान हमारा मरने का अधिकार भी देता है, जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम करा है, 1987 में एक केस हुआ है, 1987 में। अब ये 1987 में केस हुआ है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्या दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान मरने का अधिकार देता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मरने का अधिकार है, मरने का अधिकार, मरने का अधिकार है। चलो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी कि मरने का अधिकार है। लेकिन जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि मरने का अधिकार है, तो इसके साथ क्या हुआ है, एक आईपीसी सेक्शन 309 है, जो मैंने आपको बताया था, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी सेक्शन 309, यानी आईपीसी की धारा 309 क्या होगी यहाँ पर, शून्य। अब शून्य क्यों हो गया है, देखो हमने एक आर्टिकल 13 पढ़ा था, और आर्टिकल 13 में हमने क्या बात पढ़ी थी, आर्टिकल 13 में हमने एक बात पढ़ी थी, आर्टिकल 13 का क्लोज 1, उसमें बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर कोई भी ऐसा कानून, स्वतंत्रता से पहले अगर कोई भी ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान मरने का अधिकार भी देता है, तो ये आईपीसी की जो 309 धारा है, इसमें क्या बात लिखी गई है, मरना या आत्महत्या कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध है। तो इसमें बात क्या लिखी गई है, मरना और आत्महत्या कानूनी अपराध है। तो पहला केस जो सामने आया था इस डिबेट को लेकर के, पहला केस आया था महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुबल वाद, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान मरने का भी अधिकार देता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बात कह दी है, तो आईपीसी की जो धारा 309 है उसे क्या कर दिया गया, शून्य। क्योंकि आईपीसी की धारा 309 क्या कह रही है कि जो हमारी मरने का जो आत्महत्या का अधिकार है वो कानूनी अपराध है एक तरीके से, ठीक है, पहला केस। फिर उसके बाद जो दूसरा केस इसके सामने आएगा होगा पीरती नाम बनाम भारत संघ। पीरती नाम वर्सेस भारत संघ, एक केस ये आता है। फिर उसके बाद रतिनाम वर्सेस भारत संघ। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मरने का अधिकार, इसमें फिर से कह देगा कि मरने का अधिकार है, तो आईपीसी की धारा जो सेक्शन है 309 वो फिर से शून्य हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या बता देगा सुप्रीम कोर्ट, मरने का अधिकार है, मरने का अधिकार है। तो जब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये बात बता दिया मरने का अधिकार है, तो यहाँ पर आईपीसी की धारा जो 309 है वो यहाँ पर भी क्या होगी, शून्य हो जाएगी। क्योंकि हम आर्टिकल 13 पहले से ही पढ़ चुके हैं, और हमें पता है कि आर्टिकल 13 में क्या सारी बात लिखी गई है। तो पीरती नाम वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दिया था कि संविधान मरने का अधिकार देता है, और अगर संविधान मरने का अधिकार दे रहा है तो हमारी ये धारा क्या होगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और केस होता है भारत में, जो था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर
वर्सेस पंजाब राज्य। अब ये केस हुआ है ज्ञानकौर वर्सेस पंजाब राज्य। जब ये केस हुआ है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात बताई है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि संविधान मरने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, इस केस में क्या बात बताई है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहां पर क्या था? संविधान मरने का अधिकार, संविधान मरने का अधिकार नहीं देता है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने, देखो बच्चों, ये बात बताई ना कि संविधान मरने का अधिकार नहीं देता है, वहीं पर क्या होगा? अब आईपीसी की जो धारा 309 है, ये क्या हो जाएगी? सक्रिय हो जाएगी। अब सक्रिय क्यों हो जाएगी? क्योंकि मरने का अधिकार है ही नहीं। इसका मतलब है कि आत्महत्या करना क्या है? अब आत्महत्या करना कानूनी अपराध है। तो लास्ट जो केस हुआ था मरने के अधिकार के ऊपर, ये हुआ था ज्ञानकौर वाला। ठीक है, इसके अनुसार आईपीसी 309 के तहत आत्महत्या करना क्या है? आत्महत्या करना एक कानूनी अपराध है। अब इतनी कहानी हो चुकी थी, और इतनी कहानी के बाद एक केस भारत में बहुत दर्दनाक केस होगा, जिसका नाम होगा अरुणा शानबाग केस। अच्छा, ये अरुणा शानबाग केस में क्या था कि एक महिला थी, अरुणा शानबाग, अनाथ महिला थी, और मुंबई के एक हॉस्पिटल में, केएमवी हॉस्पिटल में, वो क्या थी? एक नर्स थी। अब जो मुंबई का केएमवी हॉस्पिटल है, वो केएमवी हॉस्पिटल क्या था? कुत्तों की दवाई वगैरह ऐसा इनका इलाज होता था उसमें। तो वहाँ का ही एक वार्ड बॉय है, अरुणा शानबाग की क्या हो जाएगी? मुंह भाषा हो जाएगी। और जैसे ही वार्ड बॉय की मुंह भाषा होगी, तो मुंह भाषा होने के बाद क्या होगा? अरुणा शानबाग का वो वार्ड बॉय क्या कर देगा? रेप कर देगा। अब जैसे ही अरुणा शानबाग का वो रेप करेगा, रेप करने के बाद क्या होगा कि उसका जो रेप करा गया था, उसके गले को कुत्ते की जंजीर से पीछा गया था, वो क्या चली गई थी? कोमा में चली गई थी। अब जैसे ही कोमा में चली गई है, 1973 की बात है, 1973 से 42 साल तक वो कोमा में रही। अब जैसे ही वो 42 साल तक कोमा में रहेगी, तो 2011 में क्या होगा? 2011 में अरुणा शानबाग के लिए एक अर्जी डाली जाएगी, इच्छा मृत्यु की, सुप्रीम कोर्ट में। जिसे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? खारिज कर देगा कि संविधान हमारा मरने का अधिकार नहीं दे रहा है, और अरुणा शानबाग को क्या है? इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है। तो बहुत ही दर्दनाक केस था। 42 साल तक एक महिला क्या थी? कोमा में थी। और किस वजह से? थोड़ी सी मुंह भाषा की वजह से। ठीक है, तो देखते हैं केस क्या था। केस हुआ था अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग केस 2011 में। ठीक है, अरुणा शानबाग केस हुआ था 2011 में। अब ये अरुणा शानबाग कौन थी? अरुणा शानबाग थी एक अनाथ महिला थी, और मुंबई के केएमवी हॉस्पिटल में क्या थी? नर्स थी। 1973 में रेप का शिकार। 1973 में क्या हुई है? ये रेप का शिकार हुई है। और जब 1973 में रेप का शिकार हुई है, तो कम से कम लगभग 42 साल तक, 42 साल तक कोमा में रही। अच्छा, ये जो अरुणा शानबाग है, 1973 में रेप का शिकार हुआ, रेप हुआ था, और 42 साल तक कोमा में रही थी। 2015 में इसकी मृत्यु हुई है। कोमा के दौरान ही। ठीक है, यानी कि जो अरुणा शानबाग का वकील था, वो क्या काम कर रहा था? वो इच्छा मृत्यु लेना देना चाह रहा था अरुणा शानबाग को, और उसकी अनुमति लेना चाह रहा था सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम करा है? सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु देने से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा जो संविधान है, संविधान मरने की आज़ादी देता है, सॉरी, संविधान जीने की आज़ादी देता है, लेकिन मरने की आज़ादी नहीं देता। जब इस केस में भी अरुणा शानबाग को इस केस में भी जब अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं मिला था, तो फिर क्या होगा? 2018 में एक संस्था आएगी जिसका नाम है कॉमन कोज। 2018 में एक संस्था आएगी जिसका नाम होगा एक कॉमन कोज। अब ये जो कॉमन कोज नामक चैरिटी
संस्था है, ये संस्था क्या काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेगी, जनहित याचिका। अब इस जनहित याचिका के द्वारा इसने जनहित याचिका दायर करी है। अब जो जनहित याचिका दायर करी है किसके संदर्भ में करी है, इच्छा मृत्यु को लेकर, इच्छा मृत्यु को लेकर। इच्छा मृत्यु को लेकर जनहित याचिका दायर करी, कॉमन कोज नामक संस्था जनहित याचिका दायर करी है इच्छा मृत्यु को लेकर। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है कि अगर सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो सभी व्यक्ति को गरिमा से मरने का भी अधिकार है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम करा है, इच्छा मृत्यु को अनुमति दे दी। ठीक है, इच्छा मृत्यु क्या दी है, अनुमति दे दी गई, अनुमति दे दी गई। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम करा है, इच्छा मृत्यु को अनुमति दे दी है। अब हमें ये बात समझनी है कि इच्छा मृत्यु क्या है और कैसे इसका प्रोसेस है और भारत में कैसे ये लागू है अभी वर्तमान में। ठीक है, चलो, ये जो इच्छा मृत्यु है, इच्छा मृत्यु, यूथनेसिया, यूथने यूथनेशिया से कहते हैं। अच्छा, जो इच्छा मृत्यु है, इस इच्छा मृत्यु में क्या होगा, ये इच्छा मृत्यु दो टाइप की है, यानी दो प्रकार की है, दो प्रकार की है। एक का नाम है एक्टिव, एक्टिव यानी कि सक्रिय इच्छा मृत्यु, और दूसरी है पैसिव, पैसिव यानी निष्क्रिय। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यानी कि इच्छा मृत्यु क्या होती है, इच्छा मृत्यु व्यक्ति को तब दी जाती है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, उसे लाइलाज बीमारी है और उसका ठीक होना संभव नहीं है। और अगर उसका ठीक होना संभव नहीं है तो उसे फिर क्या है, इच्छा मृत्यु दे दी जाती है, उसे मरने का, गरिमा में मरने का अधिकार है। कॉमन कोज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी थी। ठीक है, अब ये जो इच्छा मृत्यु एक्टिव वाली, सक्रिय वाली है, ये भारत में लागू नहीं है, ये भारत में लागू नहीं है। ठीक है, ये क्या है, भारत में लागू नहीं है, कौन से वाली, एक्टिव वाली। लेकिन जो भारत में इच्छा मृत्यु लागू है वो है पैसिव, भारत में लागू, ये वाली इच्छा मृत्यु भारत में लागू है। अब दोनों में अंतर समझ लो एक बार, दोनों में अंतर ये है, जो एक्टिव वाली इच्छा मृत्यु है और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे लाइलाज बीमारी है, जिसका इलाज होना संभव नहीं है अब, तो डॉक्टरों के पैनल की सलाह से और उसके घर वालों की सलाह से क्या होगा, इसे डायरेक्ट ही कोई इंजेक्शन लगा के इसे मृत्यु प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, सक्रिय में तो ये है, और जो भारत में शामिल, ये भारत में है ही नहीं ये वाला प्रावधान। ठीक है, ये वाला तो भारत में है नहीं प्रावधान। ठीक है, ये बाकी अमेरिका अमेरिका या कुछ और देशों में शामिल है। भारत में क्या है, पैसिव वाला है। पैसिव में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो लाइलाज बीमारी है और जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो उसे क्या दे सकते हैं हम, पैसिव इच्छा मृत्यु दे सकते हैं, या सॉरी पैसिव यूथनेसिया दे सकते हैं। और पैसिव में क्या होगा, जो भी व्यक्ति होगा उसका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा दिया जाएगा। जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे से हटा दिया जाता है व्यक्ति को, यानी कि जो वेंटिलेटर वगैरह पर होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लगी होती है, सब हटा दी जाती हैं और उसे फिर क्या है, निष्क्रिय टाइप की इच्छा मृत्यु दे दी जाती है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एक तो डॉक्टरों का पैनल तैयार होगा, बड़े डॉक्टरों का, उनकी सलाह होगी, फिर उसके घर वालों की सलाह होगी, और उसके बाद ही उसे इच्छा मृत्यु दी जाएगी। यानी कि फाइनली अब भारत में इसकी स्थिति क्या है, भारत में स्थिति ये है कि सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, तो उसके साथ साथ सभी व्यक्ति को गरिमा से मरने का अधिकार भी है। लेकिन गरिमा से मरने का अधिकार का मतलब आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं है। आत्महत्या एक अलग बात है और गरिमा से मरने की बात अलग है। गरिमा से मरने की बात तब होगी ये जब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको लाइलाज बीमारी है और जिसका ठीक हो पाना फिर संभव नहीं है। ठीक है, और उसकी जिंदगी बदतर है, पैरालाइज है, कोमा में है, कुछ ऐसी कंडीशन है। ठीक है,
तो उस स्थिति में ये वाली इच्छा मृत्यु दी जाती है, निष्क्रिय वाली। तो बात समझ में आ गई होगी। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेंगे कि मामला कहाँ से शुरू हुआ। हमारा जो हमारा मामला शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ से हमने जो क्वेश्चन उठा था कि क्या संविधान मरने का अधिकार भी देता है, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन में सबसे पहले जो केस आया था महाराष्ट्र राज्य वर्सेज श्रीपति दुबलवाद, इसमें क्या बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि मरने का अधिकार देता है, तो आईपीसी की धारा 309 क्या कर दी, शून्य। फिर उसके बाद दूसरा जो केस हुआ है उसमें क्या बताई है, पीरती नाम वर्सेस भारत संघ में, कि मरने का अधिकार है, इसमें भी आईपीसी की धारा शून्य होगी, 309। फिर तीसरा केस क्या हुआ है, ज्ञान कौर मामला हुआ था, और ज्ञान कौर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संविधान मरने का अधिकार नहीं देता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। यानी कि इसमें आईपीसी की धारा जो 309 है वो फिर से सक्रिय हो गई। फिर उसके बाद एक बहुत ही भयानक केस हुआ था जिसका नाम था अरुणा शानबाग केस, 2011 में हुआ था। 1973 में रेप का शिकार हुई थी ये महिला, 42 साल की, सॉरी 42 साल तक कोमा में रही। और मुंबई का केस था, मुंबई के केएमवी हॉस्पिटल का, कुत्तों का अस्पताल था, उसमें एक वार्ड बॉय ने ही इसका क्या करा था, रेप करा था इनका, अरुणा शानबाग का। और ये अरुणा शानबाग क्या है, 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी कोमा के चलते हुए। फिर बाद में क्या काम करा है, कॉमन कोज नामक एक संस्था है, उसने पीआईएल दाखिल करी है, जनहित याचिका। और जनहित याचिका इच्छा मृत्यु को लेकर दायर की गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो गरिमा से मरने का भी अधिकार है, और उसमें इच्छा मृत्यु जो दी जाएगी निष्क्रिय प्रकार की दी जाएगी। और इच्छा मृत्यु सक्रिय और निष्क्रिय प्रकार की क्या है, ये दोनों मैंने आपको यहाँ समझा दी, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल 21 समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं, आर्टिकल 21 से आगे की बात। जो आर्टिकल 21 के बाद अगला आर्टिकल आएगा वो आएगा हमारा आर्टिकल 21 का क्लोज ए। आर्टिकल 21 और इसका क्लोज ए, इसमें क्या बात बताई गई है, इसमें बताई गई है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अभी जो शिक्षा का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 21 के क्लोज ए में जोड़ा गया है। दूसरी बात, ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार को, इसमें बात क्या लिखी गई है, 2004 2002 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार। अच्छा, इसमें बात क्या लिखी है, इस शिक्षा के अधिकार में बात ये लिखी है कि 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगा, ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा, ठीक है। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 21 के क्लोज ए में, और जोड़ा कब गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये था हमारा शिक्षा का अधिकार। चलिए अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गिरफ्तारी में संरक्षण, और आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, जो ये जो आर्टिकल 22 है, इस आर्टिकल 22 में क्या बताई गई है, गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी में संरक्षण आपको प्राप्त होगा, और उसमें 3 बातें लिखी गई हैं। 3 बातें कौन कौन सी लिखी गई हैं, चलिए अभी दिखाते हैं कौन कौन सी बात है, डोंट वेरी। देखो, गिरफ्तारी में संरक्षण की बात यह है कि कोई भी कानूनी अधिकारी अगर आपको गिरफ्तार करने आ रहा है तो सबसे पहले उसका
काम क्या है उसका? काम यह है कि आपको बताएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। यानी कि पहली बात क्या लिखी गई है कि गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। फिल्मों वाली मत करना। फिल्मों में तो क्या होता है, पुलिस वाला आता है डायरेक्ट गुंडे को उठाएगा, उठाकर जीप में डाल लेगा। वो पूछेगा कि मेरा कसूर क्या है, नु चल थाने में, थाने में चल के बताऊंगा। थाने वाने का चक्कर नहीं है, ऑन द स्पॉट बताना होगा गिरफ्तारी का कारण क्या है हमारी का। यानी कि हमें किसी आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, पहली बात। अब इसके अंदर जो दूसरी बात लिखी गई है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया, कारण बता दिया, तो आपको अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार होगा। अपने मनपसंद, अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार। अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार होगा। यानी कि आपकी मर्जी है, आपके पसंद के वकील से ही आप अपना केस लड़वाएंगे जब भी आप गिरफ्तार जैसी कंडीशन हो जाएगी ऐसी वाली। तीसरी बात क्या बताई गई है, 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किसी मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में यात्रा का समय इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इन 24 घंटों में क्या नहीं है, इन 24 घंटों में आपकी यात्रा का समय इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यात्रा के समय को छोड़कर, यात्रा के समय को छोड़कर, यानी कि यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, तो गिरफ्तारी में सिलेक्शन में 3 बातें लिखी गई हैं। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, अपने मनपसंद वकील करने का तुम्हें अधिकार होगा, और 24 घंटे के भीतर भीतर क्या होगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो ये बात किस में थी, ये थी हमारी आर्टिकल 22 में। तो आज की क्लास को हम फिर सिर्फ यहाँ तक ही रखेंगे। अगर क्लास के संदर्भ में आपका कुछ भी डाउट है तो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर ग्रुप का दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितने भी नए बच्चे आते हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और कमेंट भी करें, अपना रिव्यू जरूर दें। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।